नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की दो चौंकाने वाली हत्याओं के बारे में। एक है यूक्रेनियन प्रवासी लड़की और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी सपोर्टर रहे चार्ली कर्क की। दरअसल इन घटनाओं ने अमेरिका की राजनीति, समाज और रेस की डिबेट को हिला के रख दिया है। सवाल ये है कि क्या ये एक महज अपराध है या आइडियोलॉजिकल सिविल वार की शुरुआत अमेरिका में होने जा रही है। सारी चीजों को हम पूरा विश्लेषण करेंगे। अमेरिका की राजनीति, राइट विंग, लेफ्ट विंग और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट, सब कुछ आइए डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका में महज कुछ हफ्तों के भीतर दो मौतें हुई हैं, पर ये सामान्य मौतें नहीं हैं। ये घटनाएं हैं जो अमेरिका की राजनीति में विभाजन, नस्ली तनाव और सामाजिक असंतुलन को पूरी तरीके से उजागर करती हैं। पहला मामला है एक 23 वर्षीय यूक्रेनियन लड़की का, जो वार टर्न यूक्रेन छोड़कर अमेरिका आई थी एक सुरक्षित जीवन और बेहतर फ्यूचर की तलाश में। पर दुर्भाग्य देखिए, वही लड़की अमेरिका की न्यूयॉर्क की मेट्रो में एक अफ्रीकन अमेरिकन अपराधी की चाकू से हत्या की शिकार बन गई। और दूसरा मामला है चार्ली कर्क का। डोनाल्ड ट्रंप के ये बेहद करीबी थे, राइट विंग के एक पॉपुलर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर थे। खुले मंचों पर बहस को बढ़ावा देने वाले चार्ली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन दो चेहरों की मौत ने अमेरिका की राजनीति और समाज को झकझोर के रख दिया है। क्योंकि आप सोच के देखो, एक लड़की जो यूक्रेन छोड़ के यूक्रेन के जंग के बीच में अमेरिका की ओर भाग आती है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी ये माना जाता है कि अमेरिका एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन उसी अमेरिका की पब्लिक ट्रेन में उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कौन है? एक व्यक्ति जिसका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और रिपोर्ट बताती है कि उसे करीब 14 बार अरेस्ट किया जा चुका है, पर बार बार कैच एंड रिलीज पॉलिसी के चलते वो छूटता गया और आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को सीधा सीधा डेमोक्रेट रन स्टेट्स की सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसी पर थोप दिया है। उनका तर्क ये है कि लेफ्ट विंग की जो उदार नीतियां हैं, वही ऐसे अपराधियों को बार बार बहाल लाती हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा जो है वो दांव पे लग जाती है। ट्रंप ने तो इसको रेडिकल लेफ्ट सिस्टम की कमजोरी बता दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक आइसोलेटेड क्राइम है या सिस्टमेटिक फेलियर का नतीजा है। क्योंकि जब हम दूसरी ओर चार्ली कर्क की हत्या पे बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में अमेरिकन राजनीति में अपनी एक स्ट्रांग वॉइस की पहचान बना ली थी। कैंपस टूर हो, पब्लिक डिबेट हो, टर्निंग पॉइंट यूएसए जैसे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ट्रंपिज्म को मिलेनियल और जेंजी तक पहुंचाने की कोशिश की। यानी यूथ के बीच में उनकी पकड़ अच्छी थी। यानी भले ही उनकी सोच जो है वो डिवाइसिव थी, कई बार भले ही इमिग्रेंट्स और माइनॉरिटीज के खिलाफ उनके हार्श स्टेटमेंट देखे गए हैं, लेकिन अनडिनाइबल फैक्ट ये है कि वो अमेरिका के राइट विंग मोबिलाइजेशन में एक सेंट्रल फिगर थे। और एक डिबेट इवेंट में भीड़ में से अचानक से गोली चलती है और चार्ली कर्क की वहीं पे मौत हो जाती है। हालांकि कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ट्रंप ने इसको एक हीनियस असैसिनेशन कहा है। और अगर हम इन दोनों घटनाओं को जोड़ के देखते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि अमेरिका अब सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन से आगे बढ़ के पोटेंशियल आइडियोलॉजिकल वायलेंस की ओर बढ़ रहा है। यानी जहां पे लोग आइडियोलॉजी के नाम पे वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं। राइट विंग कह रहा है कि लेफ्ट ने उनके नेताओं को सिस्टमेटिकली टारगेट करना शुरू किया है। लेफ्ट कह रहा है कि राइट विंग में जो लोग नस्लवाद का कार्ड खेल रहे हैं, वो माइनॉरिटीज को दरअसल स्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आम जनता इन दोनों नैरेटिव के बीच में फंसी हुई है। और अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें ना, तो नस्ली हिंसा अमेरिका में कोई नई चीज नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। 1960 का सिविल राइट्स मूवमेंट हो, या फिर 1992 का लॉस एंजलस राइट हो, या फिर हाल का जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट हो, इन सारे प्रोटेस्ट ने, इन सारे मूवमेंट्स ने कभी रेशियल फॉल्ट लाइन को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, भर नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि जो पास्ट में हुआ है और जो अभी 2025 में हो रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यह डिवाइड रेशियल नहीं है, ये अब पॉलिटिकल प्लस रेशियल प्लस आइडियोलॉजिकल का एक खतरनाक कॉकटेल है। रिपब्लिकन्स के लिए इमिग्रेंट्स क्राइम एक बड़ा मुद्दा है, डेमोक्रेट्स के लिए गन वायलेंस और रेसिज्म जो है वो कोर एजेंडा है। और जब दोनों नैरेटिव अपने अपने इको चैम्बर में एम्पलीफाई होते हैं ना, तो सच उसमें कहीं दूर निकल जाता है और जो बचता है वो बस वायलेंस और हेट्रेड होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर दुनिया को इस क्राइसिस से कितना मतलब होना चाहिए। तो इसका जवाब है बहुत मतलब होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे रेमिफिकेशन होंगे। चाहे हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, अगर अमेरिका इनस्टेबल होता है तो इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट से लेके ऑयल प्राइस और इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स हर जगह पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स में भी अगर वाशिंगटन इंटरनली वीक होता है, तो रसिया, चाइना और ईरान जैसे देश जो हैं वो इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो डायस्पोरा की सेफ्टी है, देखो भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में 45 लाख से ज्यादा हैं। अगर हेट क्राइम्स, पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ता है तो इसका सीधा टारगेट इंडियंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिस पोलराइजेशन की आग में आज अमेरिका जल रहा है या जलता हुआ दिख रहा है, वही नैरेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे देशों में, भारत जैसे देशों में भी रेजोनेट कर सकता है। यानी नफरत ऑनलाइन फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लेती है। अब सवाल यह है कि भारत इन घटनाओं से क्या सीख सकता है, कैसे ये भारत के लिए रेलेवेंट है। देखिए, बात यह है कि पोलराइजेशन हो, चाहे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो या फिर इको चैम्बर्स हो, ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं है,
भारत ने भी हाल के वर्षों में देखा है कि कैसे आइडियोलॉजिकल डिवाइड समाज को तोड़ने की क्षमता रखता है। जैसे ट्रम्प सपोर्टर और बाइडेन सपोर्टर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, वैसा डिवाइड हमें अपने देश में कास्ट, रिलीजन और पार्टी लाइंस में देखने को मिलता है। और जब लीडर्स इसी पोलराइजेशन का फायदा उठाते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो अंत में इससे सफर कौन करता है? एक आम नागरिक, हम और आप। इसलिए अमेरिका की इस घटना से भारत को भी लेसन लेना चाहिए कि हमें किसी भी एक्सट्रीम नैरेटिव के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है, और अगर हम इसे खो देते हैं तो हमारे यहाँ नतीजे अमेरिका से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि एक और डायमेंशन है अमेरिका की जो बहुत खतरनाक है, वो है गन ओनरशिप की। अमेरिका में आज लगभग जितने सिविलियंस हैं उतने गन हैं। सीडीसी का डेटा बताता है कि अमेरिका में हर रोज 120 लोग जो हैं उनकी डेथ होती है गन रिलेटेड वायलेंस के कारण। और जब आइडियोलॉजिकल वार में हथियार हाथ में आ जाता है तो हालात कहां तक पहुंच सकते हैं हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये संभव है कि आने वाले कुछ सालों में पॉलिटिकल किलिंग, हेट क्राइम्स और विजिलेंटे जस्टिस एक नया नॉर्मल बन जाए, क्योंकि वहां पे अमेरिका में हर हाथ में हथियार है। और यही वो डर है जिसे एक्सपर्ट्स अमेरिका की डेड इकोनॉमी से जोड़ते हैं, यानी एक वो दौर जब देश इंटरनली कोलाइड करके ग्लोबल लीडरशिप को खो देगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या सच में अमेरिका सिविल वार 2.0 की ओर बढ़ रहा है? अब कुछ ऑब्जर्वर्स इसका जवाब हाँ में देते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो अमेरिका के इंस्टीट्यूशन है वो अब भी स्टेबल है। चाहे कोर्ट हो, चाहे उनका संसद हो जिसको कांग्रेस कहते हैं, या फिर जितनी भी फेडरल एजेंसियां हैं वो अब भी प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि समाज की जो मानसिक खाई है वो डेंजरसली गहरी होती चली जा रही है। और अगर ये डिवाइड वायलेंस की ओर बढ़ता गया तो अमेरिका को इंटरनल इनस्टेबिलिटी से निकलने में दशकों लग जाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका की ये दोनों हत्याएं महज अपराध नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है एक गहरे रोग का, जिसका नाम है हेट्रेड ड्रिवन पोलराइजेशन। आज ये हालत अमेरिका में है, कल किसी और देश में भी ये चीज हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें तय करना होगा कि हम विवादों को डिबेट टेबल पर सुलझाएंगे या फिर हत्याओं, गालियों और नफरत में बहकर समाज को तोड़ देंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचा पाएगा या फिर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद अपने अंदर ही ढह जाएगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।